वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया एक्सक्रीटरी सिस्टम, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली 3 तरह के एज पर एनसीईआरटी। अपने 12th के लेवल पे एनसीईआरटी के लेवल पे 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द क्या मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो अमोनोटेलिक भी है, यूरियोटेलिक भी है, यूरिकोटेलिक भी है। उसके बाद हम लोगों ने किडनी की जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। किडनी के जनरल स्ट्रक्चर में कि भाई कॉर्टेक्स है, मेडुला है, और कॉर्टेक्स मेडुला के बीच बीच में जहाँ घुसा हुआ उसको रीनल कॉलम और बटनी बोलना है। रीनल मेडुला का जो कोनिकल एरिया है वो कहलाएगा रीनल पैपिला, और रीनल पैपिला खुल रहा है किसमें, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स मिलकर जुड़ के बन जाएंगे मेजर कैलिसिस। मेजर कैलिसिस खुल रहे रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से फिर हमारा यूरेटर आगे एक्सटेंड हो रहा है जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेफ्रॉन के भी डिफरेंट पार्ट देखे थे। नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत कहाँ से हो रही, बोमन कैप्सूल से। बोमन कैप्सूल अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस, उसको हम लोगों ने मेल्पिगियन कार्पस्कल बोला। इसकी एक्सटेंशन जो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आपको मिलेगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल खुल रहा हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट, अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट ये सारी मिलकर बनाएंगी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। कलेक्टिंग डक्ट कोई डक्ट ऑफ बेलिनी दैट रन थ्रू द रीनल पैपिला, जो रीनल पैपिला से थ्रू रन हो रही हैं। मैनी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज एंड ओपन टू इनटू द रीनल पेल्विस, और ये सब कहाँ खुल रही हैं, ये सब मिलकर रीनल पेल्विस में खुल रही हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड। और मेडुलरी पिरामिड का जो कोनिकल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड का ये जो कोनिकल पार्ट है उसको हम लोग पैपिला, रीनल पैपिला बोलते हैं। तो रीनल पैपिला से ये लोग खुल रहा है माइनर कैलिक्स में। अब हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन जो है 2 तरह के हैं। कुछ नेफ्रॉन ऐसे हैं जिनका पीसीटी, डीसीटी और बोमेन कैप्सूल सिचुएटेड है कॉर्टेक्स के अपर पे, कॉर्टेक्स के बाहरी तरफ आउटर कॉर्टेक्स में, और कुछ ऐसे हैं जिनका कि कॉर्टेक्स मेडुला के जंक्शन पे हमारा मेल्पिगियन कार्पस्कल लोकेटेड है। तो इन लोगों में जो जंक्शन पे है इनका लूप ऑफ हेनले काफी लंबा होगा, और ये मेडुला में अंदर डिप तक जाएगा, बिल्कुल आखिरी गहराई तक जाएगा, डिप करेगा एट द डेप्थ ऑफ द मेडुला। तो हम देखेंगे कि 2 तरह के हमको नेफ्रॉन देखने को मिल रहे हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का अगर हम लोग देखें पार्टिसिपेशन, तो ये नियर अबाउट 80 to 85% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है नेफ्रॉन की सम नंबर में। वेयरएस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो पार्टिसिपेशन है, या जो कहिए कि उसकी हिस्सेदारी है, वो 15% है। तो आज उनको हम लोग फोकस करते हैं, और आगे यूरिन फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं आज मैकेनिज्म को। ठीक, चलिए। तो लास्ट लेक्चर जहां छोड़ा था वहीं से चालू कर रहे हैं। द मेल्पिगियन कार्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड होता है। तो कॉर्टिकल रीजन में आपको मिलेगा क्या, मेल्पिगियन कार्पस्कल मिलेगा, पीसीटी मिलेगा, डीसीटी मिलेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। वेयर एज द लूप ऑफ हेनले, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला, मेडुला में गहराई तक जाएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, ज्यादातर नेफ्रॉन में, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। लूप ऑफ हेनले काफी शॉर्ट होगा एंड एक्सटेंड ओनली टू द वेरी लिटिल टू द मेडुला, और बहुत थोड़ा मेडुला में डिप करेगा, पूरा अंदर तक नहीं, गहराई तक नहीं जाएगा। दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इसको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह रहे हैं। इन सम द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, और कुछ नेफ्रॉन ऐसे जिसमें लूप ऑफ हेनले बड़ा लंबा है, एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, और मेडुला में बिल्कुल गहराई तक, डिप तक जाएगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी, दीज आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और इनको हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल रहे हैं, जिसमें मेडुला के डिप तक बिल्कुल गहराई तक जा रहा है लूप ऑफ हेनले। अब आइए आगे देखिए। द एफरेंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिटुबुलर कैपिलरी। अब एफरेंट आर्टरियोल जो है, ये है हमारा एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल से ये निकल रही है ब्रांच हमारी। एफरेंट आर्टरियोल ने ग्लोमेरुलस बनाया, ये है एफरेंट आर्टरियोल, और एफरेंट आर्टरियोल से ब्रांच निकलेगी पेरिटुबुलर कैपिलरी। तो एफरेंट आर्टरियोल की ब्रांच निकली पेरिटुबुलर कैपिलरी, और पेरिटुबुलर कैपिलरी
ये नेटवर्क बनाएगी अराउंड द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। द ग्लोमेरुलर फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिटुबुलर कैपिलरी। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle loop. अब पेरिटुबुलर कैपिलरी से एक ब्रांच निकली है जिसको हम वासा रेक्टा कह रहे हैं, और ये हेनले लूप के साथ साथ रन कर रही है यू शेप्ड स्ट्रक्चर हेनले लूप के, जिसको कि हम वासा रेक्टा बोल रहे हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हमें देखने को नहीं मिलेगा, और अगर होगा तो हाईली रिड्यूस होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। ज्यादातर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा देखने को मिलेगा, एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और मेडुला में बहुत थोड़ा अंदर तक गहराई तक जाएगा। तो ये हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ये हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और ये हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, मेलपिगियन कार्पस्कल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आउटर कॉर्टेक्स में है। इसका लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा डिप करके वापस, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का पीसीटी, डीसीटी और हमारा बॉमेन कैप्सूल ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे, और इसका लूप ऑफ हेनले बहुत गहराई तक जाएगा, मेडुला के एकदम गहराई तक जाएगा। ये दोनों में फर्क है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन हम बोल रहे हैं। इन सम द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। कुछ ऐसे हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले काफी लंबा है और डिप कर जाएगा मेडुला में। दीज आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसको हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल रहे हैं, जिनमें बहुत गहराई तक जा रहा लूप ऑफ हेनले। इन सम नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज क्वाइट लॉन्ग एंड डिप्स डीप इनटू द मेडुला एंड अ वासा रेक्टा सराउंड्स द लूप ऑफ हेनले। वासा रेक्टा ओनली प्रेजेंट विद द लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के साथ आपको वासा रेक्टा देखने को मिलेगी। अब ये डिफरेंस हमारे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। दे आर अबाउट 15% ऑफ टोटल एंड दे आर अबाउट 85% ऑफ टोटल। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 15% हिस्सेदारी है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की 85% हिस्सेदारी है। देयर ग्लोमेरुलाई क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स, क्लोज टू द कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे होंगे। देयर ग्लोमेरुलाई लाई एट द आउटर कॉर्टेक्स पे। दे आर लार्जर इन साइज, दे आर स्मॉलर इन साइज। लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग एक्सटेंडिंग डीप इनटू द मेडुला। लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है, एकदम गहराई तक जाएगा मेडुला के। लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली अ वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में, जबकि ये हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये कंट्रोल करता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कंट्रोल करेगा प्लाज्मा वॉल्यूम को जब पानी की कमी आप जूझ रहे हो, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्लाज्मा वॉल्यूम को कंट्रोल करता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये दोनों में मेनली फर्क है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अब क्या हो रहा है जी।
आगे देखिए अब क्या हो रहा है। यूरिन फॉर्मेशन पे अब हम लोग आ गए हैं। मेडुलरी नेफ्रॉन की बात होने के बाद यूरिन फॉर्मेशन पे अब हम लोग आ गए। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, 3 मेन प्रोसेसेस हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हो रहे हैं। कौन कौन सा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो 3 मेन प्रोसेसेस हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, दैट टेक्स पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये 3 हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनसे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होगा। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि ग्लोमेरुलस में होगा। दिस इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलर एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में होगा और इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जो किससे एराइज हो रही है? जो एराइज हो रही एफरेंट आर्टरियोल से। तो एफरेंट आर्टरियोल से टफ्ट ऑफ कैपिलरी एराइज हुई, जिन्होंने बना दिया ग्लोमेरुलस। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड। एक औसत के तौर पे 1100 से 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाएगा बाय द किडनीज पर मिनट, हर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। और जो कि ये 1/5 जो है, ये लगभग ब्लड का जो 1 मिनट में वेंट्रिकल से पंप हो रहा, उसका ये 1/5 पार्ट है। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेशन बाय द किडनी। किडनी से फिल्ट्रेशन किसका हो गया? 1100 से 1200 ml ब्लड का हो गया पर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड, जो लगभग 1/5वां हिस्सा ब्लड का बना रहा है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है, इसमें जो ब्लड प्रेशर है, उस ब्लड प्रेशर की वजह से 3 लेयर, त्रिस्तरीय हमारी ये बेड बना हुआ है ग्लोमेरुलस का, जिससे छन के प्लाज्मा ने इधर आना है हमारे रीनल टिब्यूल में। द एंडोमेट्रियम ऑफ द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। अब एक तो उसने किसको छनना है? किससे? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल से। द एपिथीलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल, और साथ के साथ दूसरी लेयर है एपिथीलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल, और तीसरी लेयर है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन 3 लेयर से छन के प्लाज्मा इधर आ जाएगा हमारा रीनल टिब्यूल की ल्यूमेन में, और तब हम उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। रीनल टिब्यूल की ल्यूमेन में आ जाएगा, तब हम उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। द परमिबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इज 100 to 150 टाइम्स एज ग्रेटर दैट ऑफ द यूजुअल कैपिलरी। अब इसकी जो परमिबिलिटी है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की, ये करीब 100 से 150 गुना ज़्यादा है, ग्रेटर है एज दैट ऑफ द यूजुअल कैपिलरी से। प्रेशर इन द रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन में कहाँ पे कितना प्रेशर है? तो एक तो है हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो आपको ग्लोमेरुलस में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देखें कि भाई अगर छन रहा है ब्लड, तो किस वजह से छन रहा है? तो आप देखो जी, एक हम डायग्राम अगर बना लें, तो डायग्राम में आप देखोगे यहां पे जो ग्लोमेरुलस बना, इससे ब्लड को छन के इधर आना है। ब्लड छन के जो इधर जा रहा, तो उधर की तरफ प्रेशर किसका लग रहा? बीपी का लग रहा, ब्लड प्रेशर का। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर है, उसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो नियर अबाउट 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो ये प्रेशर इधर से इधर को लग रहा है, जिसकी वजह से ब्लड छनेगा। लेकिन 2 प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है, केवल उसी डायरेक्शन में आपका नहीं लग रहा है। अगर हम बोले तो
प्रेशर, दो प्रेशर इधर को भी लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। वो क्या है, एक तो है हमारा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से है और वो 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और दूसरा यहाँ पे जो फिल्टर आ जाएगा, फिल्टर होके फिल्ट्रेट, उसकी वजह से भी इधर को प्रेशर लगेगा, वो है हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इसलिए नेट इफेक्टिव जो रह जाएगा प्रेशर वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रह जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड उधर छन जाएगा। Capsular hydrostatic pressure is exerted against the filtration membrane by the filtrate in Bowman capsule and represents the back pressure of about 18 millimeter of mercury. तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना रह गया? द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज टोटल प्रेशर दैट प्रमोट्स द फिल्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड एज फॉलोज। कैसे जी? तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये 60 माइनस 32 प्लस 18, 60 माइनस 50, 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इफेक्टिव रह जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? द क्वांटिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फॉर्म पर मिनट इन ऑल द नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनी। तो कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है पर मिनट दोनों किडनी में सभी नेफ्रॉन के द्वारा, वो है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये नियर अबाउट 125 ml पर मिनट है, लगभग 125 ml हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। और ये अगर 125 ml पर मिनट बन रहा है तो 24 घंटे में कितना बनेगा? 125 इंटू 60, भाई एक घंटे में 60 मिनट इंटू 24, तो नियर अबाउट 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दिन भर में बनता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो दिन भर में 24 घंटे में बनता है उसका नंबर कितना है? 180 लीटर। लेकिन इसमें से एक्सक्रीट एज अ यूरिन कितना होता है? 1 to 1.5 लीटर। इट मीन्स नियर अबाउट 99% हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि 180 लीटर बना 24 घंटे में, सिक्रीशन कितने का हुआ है? 1 या 1 से 1.5 लीटर का। तो नियर अबाउट 99% रीअब्जॉर्ब हो गया। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ द रीनल प्लाज्मा which becomes filtrate is called filtration fraction. It is the ratio between renal plasma flow and glomerular filtration. ये वो औसत है किसका जी? रीनल प्लाज्मा फ्लो कि पर मिनट रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना हुआ है? तो पर मिनट 650 नियर अबाउट रीनल प्लाज्मा फ्लो हुआ है, और उसमें से बना कितना है फिल्ट्रेट? 125। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन तो कितना आ जाएगा? 125 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 100 कर दीजिए तो परसेंटेज आ जाएगा। तो नियर अबाउट आपका 19.2% आता है, 19.2% आ जाएगा हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन बेड, द प्लाज्मा हैज टू पास थ्रू 3 लेयर, 3 लेयर से प्लाज्मा को पास होना है। एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी की एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द स्क्वामोज एपिथेलियम। तो 3 लेयर है जिसको पार करके ब्लड प्लाज्मा को इधर आना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बदलना है। सबसे पहले तो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर स्क्वामोज एपिथेलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल। ठीक है जी, चलिए आगे चले। फिल्ट्रेशन बेड पे आइए। द प्लाज्मा हैज टू पास थ्रू 3 लेयर। हम लोगों ने ये बात तो कर ली कि प्लाज्मा को 3 लेयर से पास होना पड़ेगा। एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड स्क्वामोज एपिथेलियम। द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल आल्सो कॉल्ड, एपिथेलियल सेल बोमेन कैप्सूल की क्या कहलाएगी? पोडोसाइट, एंड आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर। तो फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहां बन रहे हैं? इधर बन रहे हैं पोडोसाइट में।
पोडोसाइट में फिल्ट्रेट, ये स्लिट पोर बन गए जिससे छन के प्लाज्मा इधर आ जाएगा। और ब्लड प्लाज्मा जहाँ छन रहा है ये है हमारी एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के बीच बीच में भी स्मॉल ओपनिंग्स हैं, छोटी छोटी ओपनिंग है जिनको फेनेस्ट्रा बोल रहे हैं। तो फेनेस्ट्रा, फिर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर हमारी एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, एंडोथीलियल तो ये हो गई, सॉरी एंडोथीलियल, फिर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर हमारा स्क्वामोज एपिथीलियम। स्क्वामोज एपिथीलियम जो यहाँ पे मॉडिफाइड हो गई है पोडोसाइट के रूप में। और पोडोसाइट के बीच बीच में आपको मिल रहे हैं स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट, जिससे छन के ब्लड प्लाज्मा इधर आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा। Blood is filtered so finely through this membrane that almost all the constituent of plasma except the plasma protein, तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं मिलेंगी। बाकी सारा लगभग ब्लड प्लाज्मा का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो छन के इधर आ जाएगा। देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इट इज हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। तो एक तो प्रोटीन नहीं आई है, दूसरा फैट्स नहीं आएंगे। प्रोटीन और फैट्स नहीं जाएंगे छन के, बाकी चीजें छन के चली जाएंगी। The amount of filtrate formed by kidney per minute is called glomerular filtration rate। अब इसका किडनी में आप देखेंगे, किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी में बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम ज़्यादा अगर हो रहा तो किडनी उसको मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है। किडनी हैव द बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। और इसी तरह का एक जो है आपको देखने को मिलेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस में। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डीसीटी। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि बन रहा है सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डीसीटी। डीसीटी में डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सेलुलर मॉडिफिकेशन से बन रहा है। एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन से डीसीटी में बन रहा है। इसके अलावा आपको एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के में भी आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपसे पूछा जाता है कि रेनिन सिक्रेटिंग सेल्स कहाँ मिल रही हैं। तो रेनिन सिक्रेटिंग सेल्स हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल में आपको डार्क कलर सेल्स मिलेंगी। उसमें डार्क कलर के जो ग्रैन्यूल दिख रहे हैं वो रेनिन के ही हैं। और ये जो हमारा डीसीटी की सेल्स मॉडिफाइड हो गई हैं, डार्क कलर की हो गई हैं, वो मैकुला डेंसा सेल्स हैं। वो कीमो रिसेप्टर की तरह काम करेंगी और बेसिकली वही फीडबैक देंगी एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल की सेल्स को, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, टू सिक्रीट द रेनिन। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में इस चैप्टर के आखिरी में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप इतना ध्यान में रख लो कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो बन रहा है वो हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल की सेल के मॉडिफिकेशन, साथ में डीसीटी सेल्स हैं उनके मॉडिफिकेशन से बन रहा है। इतना आपको यहाँ पे याद रखने से काम चलेगा। अ फॉल इन द जीएफआर कैन एक्टिवेट द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जीएफआर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में अगर कमी आ गई तो एक्टिवेट कर देगा किसको, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, टू रिलीज रेनिन, कि रेनिन रिलीज हो, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर बैक टू नॉर्मल। और इससे क्या होगा, रेनिन के सिक्रीट होने से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाएगा। कैसे, आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन है। एंड देयर बाय जीएफआर बैक टू नॉर्मल, और जीएफआर नॉर्मल हो जाएगी। तो हम लोगों ने आज पढ़ा है पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन का पढ़ा। अब सेकंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज। कितना रिलीज हो रहा, 1 से 1.5 लीटर। तो 180 लीटर, सॉरी इसको एडिट कर देना,
180 लीटर जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, उसमें से करीब 180 लीटर जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, उसमें से करीब 1 से 1.5 लीटर हमारा यूरिन बनेगा केवल। सजेस्टेड दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्जॉर्ब। इससे इस बात को, हमारी बात को बल मिलता है कि 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म्स रीअब्जॉर्प्शन आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स अलग अलग सेगमेंट में क्या परफॉर्म कर रही हैं? रीअब्जॉर्प्शन। इन पीसीटी substances like glucose, amino acid, sodium etc. in the filtrate are actively absorbed। तो पीसीटी में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम ये सब एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। whereas नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। और नाइट्रोजिनस वेस्ट सम अमाउंट ऑफ यूरिया आल्सो गेट एब्जॉर्ब इन द पीसीटी। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा? बाय पैसिव डिफ्यूजन। Reabsorption of water also occurs passively in the initial segment of the nephron। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इनिशियल सेगमेंट में नेफ्रॉन के, वो भी पैसिवली हो रहा। तो ये आप डायग्राम जूम करके बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस डायग्राम से आपको सारी बातें याद रहेंगी हमेशा। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, फॉस्फेट बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो गए, और हमारा NaCl के रीअब्जॉर्ब हो गए। जिसका सिक्रीशन हो रहा है वो है हाइड्रोजन, वो है अमोनिया, वो है सम ड्रग्स और क्रिएटिनिन। हाइड्रोजन, अमोनिया, सम ड्रग्स एंड क्रिएटिनिन। बाकी चीजों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इनका सिक्रीशन हो रहा है। हाइड्रोजन, अमोनिया, सम ड्रग्स एंड क्रिएटिनिन। इसके बाद आप आइए पीसीटी के बाद डीसीटी में। उससे पहले लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के थिक सेगमेंट में डिसेंडिंग लिम्ब, थिक सेगमेंट में कुछ भी नहीं, थिन सेगमेंट से वाटर बाहर आता रहेगा। क्योंकि जब हम मेडुला कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहे हैं तो आउटर कॉर्टेक्स में जो हमें ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रही है वो 300 मिली ऑस्मोल है। 300 मिली ऑस्मोल है, ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200 ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हमारा फिल्ट्रेट ये पीसीटी से निकल के लिम्ब ऑफ हमारा लूप ऑफ हेनले में गया है, बाहर ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वाटर बाहर आता रहेगा। ये जो हमारा सेगमेंट है, ये सेगमेंट वाटर के लिए तो परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल नहीं है। तो वाटर बाहर आता रहेगा, इसलिए जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचेगा तो कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा हाइपरटोनिक हो चुका होगा। कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा हाइपरटोनिक हो चुका। अब इसके बाद लूप ऑफ हेनले वापस ये असेंडिंग लिम्ब चालू हो गया। असेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट से देखिए यूरिया अंदर जा रही है, आगे इसका डिस्कशन आएगा। कुछ NaCl यहाँ बाहर आ रहा है, वो हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब पे, थिक सेगमेंट पे ये सारा का सारा हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, याद रखिएगा। उसके बाद पीसीटी, डीसीटी, डीसीटी ये जाके खत्म हो गई। पीसीटी किसमें? ये हमारा लूप ऑफ हेनले था, अब ये पहुंच गया डीसीटी में। तो यहाँ तक आते आते अब जो फ्लूइड है, फिल्ट्रेट है, ये ब्लड प्लाज्मा के या तो आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है। यहाँ हाइपर था, यहाँ तक आते आते हाइपो हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाएंगे कि हाइपो या आइसो, और इसमें आइसो रहेगा, डीसीटी में आइसो रहेगा। डीसीटी में फिर से सब चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा, सोडियम का, क्लोराइड का, फॉस्फेट का, बाइकार्बोनेट का। लेकिन एक्टिवली कौन सिक्रीट हो रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन और अमोनिया हुए थे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन अमोनिया के साथ पोटेशियम का भी सिक्रीशन होगा। तो पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है और पोटेशियम को मेंटेनेंस करने में इसका रोल है। डीसीटी में एक्टिव सिक्रीशन पोटेशियम का वही निर्धारित कर रहा हमारे पोटेशियम की मात्रा बॉडी फ्लूइड में। अगर पोटेशियम की मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो सोडियम के साथ हमें पोटेशियम की मात्रा को भी मेंटेन करना है। ये डीसीटी में हो रहा। डीसीटी के बाद हमारा कलेक्टिंग टिब्यूल जिसको डक्ट ऑफ बेलिनी बोला। यहाँ से देखिए आप, कलेक्टिंग टिब्यूल से जब फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है
क्योंकि बाहर की तरफ ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है तो वाटर बाहर आएगा, पूरी डीसीटी से बाहर आता रहे, ये हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर आता रहेगा, पूरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर बाहर आता रहेगा। इसलिए जब यहाँ से आखिरी में यूरिन गया है तो 4 गुना कंसंट्रेटेड होके जाएगा। यूरिन विल बिकम 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा। ठीक, यही सारी बातें आपको याद में रखनी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी हुआ। अबाउट 65% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कॉमन नॉर्मली रीअब्जॉर्ब, लगभग 65% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। 99% होना है उसका, उसमें से 65% यहीं पे हो गया। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, ऑलमोस्ट सारी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, एंजाइम सब यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मच ऑफ द वाटर यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो गया। सम अमाउंट ऑफ यूरिया आल्सो गेट रीअब्जॉर्ब हियर। ठीक, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात हुई है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात करें उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, सल्फेट्स और क्रिएटिनिन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। सोडियम एंड पोटेशियम आर रीअब्जॉर्ब, क्योंकि क्रिएटिनिन जितनी भी छनेगी बाहर हो जाएगी, क्रिएटिनिन जितनी भी छनेगी बाहर हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। और इसीलिए क्रिएटिनिन को हम लोग यूज करते हैं एज अ मेजर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी के लिए हम लोग क्रिएटिनिन को टेस्ट करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करते हैं। तो नॉर्मल लेवल इसका 8 to 20 मिलीग्राम है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। Na and K आर द रीअब्जॉर्ब बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेयर एज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर रीअब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जबकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वाटर बाय ऑस्मोसिस, वाटर का ऑस्मोसिस से। क्लोराइड, यूरिया एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिफ्यूजन, क्लोराइड का, यूरिया का और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स का बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले की बात कर लें। इट्स कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में एज द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू इट वाटर गेट्स रीअब्जॉर्ब, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं। सोडियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स नॉट गेट रीअब्जॉर्ब, द filtrate will become hypertonic. In ascending limb it is impermeable to water, ascending limb पे impermeable to water है but permeable to potassium, chloride, calcium and nitrogen। लेकिन इनके लिए, सोडियम के लिए, क्लोराइड के लिए, पोटेशियम के लिए, इन लोग के लिए वो परमिएबल है। therefore as the concentrated filtrate pass upward, जैसे जैसे फिल्ट्रेट अपवर्ड जा रहा, ऊपर ऊपर जा रहा डिसेंडिंग लिम्ब में, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid। तो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो बाहर की तरफ मूव होते रहेंगे क्योंकि उनके लिए वो सलूबल है, और उसकी वजह से ये जब डीसीटी में जाएगा तब वहाँ तक जाते जाते हाइपोटोनिक हो जाएगा। सोडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, सुन लीजिए। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का होगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जोना ग्लोमेरुलोसा सेल सिक्रीट करती हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डोस्टेरोन। डीसीटी आल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड अमोनिया। हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया का यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है और बाइकार्बोनेट वगैरह रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, इससे सहायता ये मिलेगी कि हमें ब्लड का या बॉडी फ्लूइड का पीएच वैल्यू मेंटेन करने में हेल्प मिल रही है। कलेक्टिंग डक्ट में आ जाइए अब। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। कॉर्टेक्स से एक्सटेंड होकर इनर पार्ट तक, मेडुला तक जा रही है ये डक्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाटर का यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन जो है कंसंट्रेटेड हो जाएगा। दिस सेगमेंट अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, और इस सेगमेंट से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कुछ यूरिया भी बाहर आएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी और वो एंटर हो जाती है। उसमें से कुछ हिस्सा वापस हमारा असेंडिंग आर्म, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग आर्म में, और कुछ यूरिया यहीं पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रह जाएगी, जिसकी वजह से हाई ऑस्मोलैरिटी आपको मेडुला की डेप्थ में देखने को मिलेगी। इट आल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच, और इसका भी रोल है पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में और बैलेंस को मेंटेन करने में। तो ये हुआ हमारा किसके बारे में जी, अब हमारे दो हम लोगों ने सेगमेंट पढ़ लिए, यूरिन फॉर्मेशन के, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन।
ट्यूबुलर सिक्रीशन अलग से सेपरेट रह गया है, हालांकि साथ के साथ डिस्कशन हुआ है, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अगली क्लास में हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। टिल देन इतने को तैयार करिए आप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड लक, गुड बाय।